नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। अमेरिका में तकनीकी क्षेत्र में विदेशी कर्मचारियों की संख्या सीमित करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर $1 लाख का वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा की। भारत ने ईरान में फर्जी नौकरी के प्रस्तावों को लेकर लोगों को सतर्क किया। सूडान के दारफुर में एक मस्जिद पर ड्रोन हमले में 70 लोग मारे गए। एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र के उल्लंघन पर नेटो ने रूस के 3 विमानों को रोका। और क्रिकेट में अबुधाबी में भारत ने T20 एशिया कप के अंतिम ग्रुप ए मुकाबले में ओमान को 21 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तकनीकी क्षेत्र में विदेशियों की संख्या सीमित करने के लिए H-1B वीजा पर $1 लाख का वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा की है। इससे ऐसे वीजा पर दूसरे देशों से कर्मियों को लाने की इच्छुक कंपनियों को हर साल प्रति वीजा $1 लाख का भुगतान करना होगा। एक रिपोर्ट। अमरीकी राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कंपनी जिन कर्मचारियों को लाना चाह रही है वे वास्तव में अत्यधिक कुशल हैं और अमरीकी कर्मचारी उनका स्थान नहीं ले सकते। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर के अमीरों को अमरीका में स्थायी निवास की पेशकश के लिए एक महंगे गोल्ड कार्ड कार्यक्रम की शुरुआत की है ताकि वे अमरीकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कर सकें। इसके तहत आवेदक को $10 लाख का भुगतान करना होगा, जबकि कर्मचारियों को प्रायोजक कंपनियों को प्रति व्यक्ति $20 लाख देना होगा। गोल्ड कार्ड धारकों को अमेरिका में काम करने का अधिकार होगा। इसमें नागरिकता के प्रावधान भी शामिल हैं। विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने कहा कि चीनी नेता ने टिकटॉक सौदे को मंजूरी दे दी है, जिससे ये सोशल मीडिया ऐप अमेरिका में काम करता रहेगा। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे टिकटॉक की मंजूरी की सराहना करते हैं और अगले महीने दक्षिण कोरिया में होने वाले एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति से मिलने को उत्सुक हैं। चीनी रीडआउट में कहा गया है कि दोनों नेताओं के बीच एक व्यावहारिक, सकारात्मक और रचनात्मक फोन कॉल हुई। चीन के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि चीन को उम्मीद है कि अमेरिका चीन की कंपनियों को अमेरिका में निवेश करने के लिए एक खुला, निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण कारोबारी माहौल प्रदान करेगा। पुर्तगाल ने फलस्तीन को मान्यता देने का फैसला किया है। पुर्तगाल का यह निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से ठीक पहले आया है, जिसमें इस्राइल फलस्तीन मुद्दा प्रमुख रहेगा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन पहले ही फलस्तीन को मान्यता देने की घोषणा कर चुके हैं। ब्रिटेन ने कहा है कि अगर इस्राइल गाजा संघर्ष समाप्त करने के लिए समुचित प्रयास नहीं करता तो वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में ही फलस्तीन को मान्यता दे देगा। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को ईरान में नौकरी के वायदे या प्रस्ताव के झांसे में न आने की सलाह दी है। हाल में ऐसे कई मामले हुए हैं जिनमें भारतीय नागरिकों को ईरान में रोजगार देने या किसी अन्य देश में नौकरी के लिए भेजे जाने का प्रलोभन दिया गया। ईरान पहुंचने पर इन नागरिकों का आपराधिक गिरोह ने अपहरण कर लिया और इनकी रिहाई के लिए परिवार से फिरौती की मांग की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान सरकार भारतीयों को केवल पर्यटन के लिए बिना वीजा प्रवेश की अनुमति देती है। नौकरी या किसी और उद्देश्य के लिए ईरान में वीजा मुक्त प्रवेश का वायदा करने वाले एजेंट आपराधिक गिरोहों से जुड़े हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को स्थायी रूप से न हटाने के लिए मतदान किया है। प्रतिबंधों को रोकने का प्रस्ताव कल सुरक्षा परिषद में 4 के मुकाबले 9 मतों से गिर गया, जिसका अर्थ है कि अगर पहले कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ तो 28 सितंबर तक यूरोपीय प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएंगे। रूस, चीन, पाकिस्तान और अल्जीरिया ने प्रतिबंधों को फिर से लागू होने से रोकने के लिए मतदान किया, जबकि सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों ने प्रतिबंधों में ढील के विरुद्ध मतदान किया। 2 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौते के बाद भारत ने सऊदी अरब से द्विपक्षीय संबंधों में आपसी हित और संवेदनशीलता का ध्यान रखने की अपील की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस विषय पर भारत की उम्मीदों का जिक्र किया। India and Saudi Arabia, a wide-ranging strategic partnership which has deepened in the last several years considerably.
We expect that this strategic partnership will keep in mind mutual interest and sensitivities. श्री जायसवाल ने कहा है कि दुनिया आतंकवाद, पाकिस्तान और सेना के बीच के गठजोड़ से परिचित है। पाकिस्तान में आतंकी गुटों के ताजा वीडियो के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह की घटनाएं स्थिति को अधिक चिंताजनक बनाती हैं। लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के मुरीदके में मरकज तैयबा स्थित आतंकवादी समूह के मुख्यालय को भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर में नष्ट कर दिया था। यह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विश्व मंच पर पाकिस्तान के झूठे दावों के लिए एक और झटका है। लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में माना कि ऑपरेशन सिंदूर में नष्ट हुए मुरीदके आतंकी शिविर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। उसने ये भी स्वीकार किया कि इस शिविर में कई आतंकियों ने प्रशिक्षण लिया था। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। सूडान में दारफुर इलाके में अल-फशर शहर में एक मस्जिद पर पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के ड्रोन हमले में 70 लोगों की मृत्यु हो गई। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब संयुक्त राष्ट्र ने सूडान के गृहयुद्ध में जातीय हिंसा गहराने की चेतावनी दी है। इसमें पहले ही हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों विस्थापित हुए हैं। मार्च में राजधानी खार्तूम पर सेना के नियंत्रण के बाद से रैपिड सपोर्ट फोर्सेज अपने गढ़ दारफुर पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। एस्टोनिया ने रूस पर अपने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का आरोप लगाया है। विदेश मंत्री मार्गरेट साकना ने कहा कि रूस के 3 MiG-31 विमानों ने कल उत्तरी फिनलैंड की खाड़ी में 12 मिनट तक उड़ान भरी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में रूसी दूतावास के अधिकारी को बुलाकर विरोध दर्ज कराया गया है। घुसपैठ को देखते हुए एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टियन माइकल ने नेटो में तुरंत इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। नेटो के प्रवक्ता ने बताया कि नेटो के सैन्य गठबंधन ने शीघ्र कार्रवाई करते हुए रूस के विमान को रोका। रूस ने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के संबंध में एस्टोनिया के आरोपों का खंडन किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी सत्र में फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधन की अनुमति के पक्ष में मतदान किया है। 193 सदस्य देशों में से 145 ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। अमेरिका और इजरायल ने प्रस्ताव का विरोध किया। हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए फलस्तीन के अधिकारियों को वीजा देने से इनकार कर दिया। फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास अब 25 सितंबर को विश्व समुदाय को संबोधित कर सकेंगे। यह सत्र 23 सितंबर से शुरू होगा। भारत ने फलस्तीन को 1988 में मान्यता दी थी। एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने अंतिम ग्रुप ए मैच में कल ओमान को 21 रन से हरा दिया। अबुधाबी में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 188 रन बनाए। जवाब में ओमान की टीम 4 विकेट पर 167 रन ही बना पाई। एशिया कप के सुपर 4 चरण की शुरुआत आज दुबई में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मुकाबले से हो रही है। ये मैच रात 8 बजे शुरू होगा। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी आरोन चिया और सो वोई यिक से होगा। रंकीरेड्डी और शेट्टी की जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में रेन जियांग यू और जी हाओनान की चीनी जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत की पुरुष टीम ने सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत ने कल कोलंबो में अपने दूसरे ग्रुप बी मैच में भूटान को 1-0 से हराया। भारत ने इस जीत के साथ 2 मैचों में 6 अंक हासिल कर लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका में तकनीकी क्षेत्र में विदेशी कर्मचारियों की संख्या सीमित करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर $1 लाख का वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा की। भारत ने ईरान में फर्जी नौकरी के प्रस्तावों को लेकर लोगों को सतर्क किया। सूडान के दारफुर में एक मस्जिद पर ड्रोन हमले में 70 लोग मारे गए। एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र के उल्लंघन पर नेटो ने रूस के 3 विमानों को रोका। और क्रिकेट में अबुधाबी में भारत ने T20 एशिया कप के अंतिम ग्रुप ए मुकाबले में ओमान को 21 रन से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।